हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। शाबाश। अब 26 वाली हो गई ना? हाँ हाँ, अब 26 वाली मीटिंग भी स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, अपन ने पढ़ा राजस्थानी शैली के बारे में। राजस्थानी शैली में अपन ने पढ़ा, दो भागों में विभाजित किया था 1916 में राजपूत पेंटिंग में, राजपूत शैली और मुगल शैली। इसके विरोध में जो आधुनिक कलाकार उन्होंने भारतीय शैली को दो भागों में विभाजित किया, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। ठीक है। ऐसे ही राजस्थान सर्वप्रथम नाम दिया गया था। कर्नल टोड की पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें लिखा कर्नल टोड ने, जिसमें अपने प्रदेश को राजस्थान नाम दिया गया और धीरे धीरे प्रचलन में उसका राजस्थान नामकरण हो गया। 1260 में श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ के माध्यम से अपने को पता चला था कि वास्तव में राजस्थानी चित्रकला चल रही थी, वास्तव में राजस्थानी चित्रकला पारंगत थी। इस ग्रंथ के माध्यम से ही अपने को पता चला था। यह ग्रंथ प्राप्त हुआ था अपने को आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर से 1260 में आहड़ उदयपुर से यह ग्रंथ प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से अपने को पता चला कि वास्तव में राजस्थानी चित्रकला चल रही थी। देखो, इसके उद्भव विकास में अपन ने इतना ही पढ़ा था। इसके अलावा एक ग्रंथ का नाम और पढ़ा था अपन ने, जिसका नाम था सुपासनाहचर्यम, सुपासनाहचर्यम। ठीक है, ये भी पढ़ा था। ये लगभग 1423 के लगभग बना था, ये मिला था मतलब। और इसमें भी राजस्थानी चित्रकला को ही प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें भी क्या हुआ था, ये कहां से मिला था? देलवाड़ा सिरोही से, ये देलवाड़ा से मिला था। ये सब अपन ने बेसिक नॉलेज पढ़ा था। इस बेसिक नॉलेज के बाद में अपन ने राजस्थानी चित्रकला को विभाजित किया था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं थी, ये अपन ने 2-3 बार पढ़ लिया है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो बेसिक नॉलेज है ये सबको आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर अपने को पता नहीं चल पाएगा कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभ कहाँ से हुआ था। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का शैलीगत वर्गीकरण किया गया था, जिसमें पहला भाग था मेवाड़। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, राजस्थानी शैली का शैलीगत वर्गीकरण कीजिए। तो शैलीगत वर्गीकरण में ऐसे करेंगे अपन, फर्स्ट मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ऐसे सब कुछ वर्गीकरण के रूप में करना है अपने को। ठीक है, तो मेवाड़ में देखो, मेवाड़ में अपन ने देखा था कि इसमें उदयपुर नाथ द्वारा, और लास्ट कौन सा था, कौन बताएगा? उदयपुर नाथ द्वारा प्रतापगढ़, शाबाश, प्रतापगढ़। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर नाथ द्वारा और प्रतापगढ़ को रखा गया। उदयपुर क्षेत्र को ही मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। नाथ द्वारा के बारे में अपने डिटेल पढ़ी थी। इनका एक एक का विश्लेषण अपने को करना पड़ेगा, एक एक के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा क्या था ये। तो अपन फर्स्ट में लेते हैं उदयपुर को, ठीक है, अर्थात मेवाड़। उदयपुर को ही मेवाड़ कहते हैं, ये याद रखना, ये चीज अपन पढ़ेंगे। देखो, उदयपुर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने। इनके शैलीगत वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिए थे, इसलिए अब ज्यादा एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक अपन समझ लेंगे आराम से। तो अपन उदयपुर में बात करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका अपना। उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर की स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह ने। यह आपने पढ़ा भी होगा कि उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। और देखो, उदय सिंह जो था उसका कार्यकाल कब था? 1536 से 72 तक, और 72 के बाद में महाराणा प्रताप आ गए थे। महाराणा प्रताप आ गए थे 72 में, इनका राज्याभिषेक हो गया था। तो 1536 से 72 तक उदय सिंह हुआ था, और उदय सिंह ने ही उदयपुर अर्थात मेवाड़ की स्थापना की थी। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में देखो, मेवाड़ क्षेत्र जो था, उदयपुर जो क्षेत्र था, इसको प्रारंभ में मेदपाट कहा जाता था। याद रखेंगे, इसको मेदपाट कहा जाता था, क्योंकि यहां पर क्या, यहां पर मेव जाति का ज्यादा वो था, वर्चस्व, मेव जाति। ठीक है, और मेव जाति, और इसको मेर जाति भी कहते हैं। मेव जाति या मेर जाति, इन दोनों का यहां पर ज्यादा वर्चस्व था, मेव या मेर, ये दोनों आप याद रखेंगे। मेव या मेर जाति का यहां पर वर्चस्व ज्यादा था उदयपुर क्षेत्र में, इसलिए इसको मेदपाट कहा जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, यहां उदयपुर में
चित्रकला का वर्चस्व बढ़ता रहा और चित्रकला प्रारंभ होती रही। 17वीं सदी से 19वीं सदी तक तो हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं कि इस समय तो चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय तो यह समय तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है यह समय तो, ठीक है। लेकिन इससे मेवाड़ में से एक ग्रंथ मिला, अपन ने पढ़ा था अभी, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ये ग्रंथ मिला 1260 का, उदयपुर में मिला। और उदयपुर में भी कहां, आहड़। और ये ग्रंथ मिला था। इस ग्रंथ के आधार पर अपन कह सकते हैं कि उदयपुर, क्योंकि ये पूरा चित्रित ग्रंथ है, 1260 में मिला था ये, लेकिन बहुत पुराना ग्रंथ है, इसीलिए यहाँ पे 7वीं सदी से 12वीं सदी को भी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल कहा जाता है कि 7वीं से 12वीं सदी के मध्य भी राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल रहा और अत्यंत फास्ट तरीके से ये शैली चलती रही, कहीं कोई समस्या नहीं आई इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार 7वीं सदी और मतलब चित्रकला का स्वर्णकाल जो 7वीं से 12वीं सदी में माना जाता है। लेकिन जो टॉप जो चित्रकला का स्वर्णकाल है मेवाड़ शैली का, इस समय मेवाड़ शैली का नहीं, राजस्थानी शैली का, वो शैली का है 17वीं से 19वीं सदी। याद रखेंगे ये जो है 17वीं से 19वीं सदी, ये राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल है, राजस्थानी शैली का। और जो अपन ने 7वीं से 12वीं सदी पढ़ी है, ये मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल है, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं क्या कि जो चित्रकला प्रारंभ में शुरू हुई थी शुरू में जो 7वीं शताब्दी के लगभग, वो प्रथम साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं, मेवाड़ से। प्रथम साक्ष्य कहने का मतलब राजस्थानी शैली के अगर बात की जाए, अपन राजस्थानी शैली की बात करें तो राजस्थानी शैली के प्रारंभिक साक्ष्य अपने को मिले थे मेवाड़ में, और मेवाड़ के प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे अपने को उदयपुर आहड़ में। और प्रारंभिक साक्ष्य था इसका श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी जो एक चित्रित ग्रंथ है, ठीक है। इस हिसाब से मेवाड़ का शुभारंभ हुआ और इस हिसाब से मेवाड़ की चित्रकला को आगे तक बढ़ाया गया, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं अपन। मेवाड़ में एक राजा हुए जिनका नाम था जगत सिंह। मेवाड़ में एक राजा हुए जगत सिंह। इनके समय, जगत सिंह का समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था। जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह का समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से राजा के समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, जगत सिंह के समय। देखो अपन ने 3 जगह स्वर्णकाल पढ़े हैं, यहां पढ़ा, यहां पढ़ा और यहां पढ़ा। इसमें कंफ्यूज होने वाली 1% भी बात नहीं है। फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एक बार वापस बता रहा हूं, 17वीं से 19वीं सदी का स्वर्णकाल था राजस्थानी चित्रकला का। 17वीं से 19वीं शताब्दी का जो स्वर्णकाल था वो राजस्थानी शैली या राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल था। डाउट के लिए यहाँ पे 7वीं से 12वीं सदी का चित्रकला का स्वर्णकाल था, वो कहाँ था, मेवाड़ का। मतलब मेवाड़ में इस समय चित्र बनना शुरू हुए, इस समय चित्र बनना शुरू हुए, तो ये मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाने लगा। डाउट क्लियर हो गए यहाँ पे। ये क्या है कि ये मेवाड़ शैली में जगत सिंह नाम के एक राजा थे, इनके समय में सबसे ज्यादा चित्रकारी हुई थी, इसलिए इनका समय भी क्या हो गया, स्वर्णकाल हो गया। किसी को कोई समस्या है यहां तक? मेवाड़ शैली का अगर स्वर्णकाल पूछा जाता है, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय था, जगत सिंह के समय। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है महाराणा जगत सिंह के काल को। बस इस जगत सिंह को याद रखना है, मेवाड़ शैली। कोई समस्या? नो सर। ठीक है। देखो अगर इसकी जगत सिंह का सन पूछ ले कब था, तो ये भी कई बार पूछ लेता है, तो इसको याद रखेंगे 1640।
कब? 1640। कहने का मतलब उदयपुर में या मेवाड़ शैली में जो चित्रकला का स्वर्णकाल था वो 1640 में महाराणा जगत सिंह के समय था, और जगत सिंह के समय का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1640 ईस्वी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कुल मिला के आपको मेवाड़ शैली में अगर स्वर्णकाल की बात पूछे तो यही रखना है, 1640 में जगत सिंह के समय, बस, ठीक है। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेवाड़ शैली थी, बात कर रहे थे अपन उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह ने, ठीक है। 1536 से 72 के लगभग रहा था। इसके बाद में 72 में महाराणा प्रताप आ गए थे। महाराणा प्रताप, देखो उदयपुर में मेवाड़ जो था इसको पहले कहा जाता था मेदपाट, और मेदपाट इसलिए कहा जाता था कि इसमें मेव जनजाति या फिर मेर जनजाति का निवास स्थान ज्यादा था, ये या निवास ज्यादा करते थे, ठीक है। इस समय 17वीं से 19वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर मेवाड़ शैली में प्राप्त श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 का जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है, उसके आधार पर राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं अपने को। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या किसी को? नहीं। ठीक है। हाँ देखो ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि जैसे 1540 के अंदर महाराजा जगत सिंह शासन कर रहे थे, उस समय जो मेवाड़ शैली थी उसका स्वर्ण काल माना जाता है। अब इस समय देखो महाराणा जगत सिंह था, इस समय कौन कौन से विषयों से संबंधित चित्र अधिक बने, कौन से विषय ऐसे देखे गए जिनके चित्र अधिक बने। वैसे अपने को पता है कि राजस्थानी शैली में सबसे ज्यादा विषय कृष्ण से संबंधित रहे हैं, और भगवान कृष्ण को ही यहाँ पर प्रमुख विषय के रूप में चित्रित किया गया है, ये अपन ने कल परसों पढ़ा था। लेकिन देखो महाराणा जो जगत सिंह थे, इन जगत सिंह के समय सबसे ज्यादा कौन से विषयों से संबंधित चित्र बने, तो उन विषयों के बारे में देखते हैं अपन। पूछा जाता है किस विषय से संबंधित चित्रों का जगत सिंह के समय सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो तत्कालीन चित्रकारों ने कृष्ण लीला से संबंधित, सबसे बड़ी बात कृष्ण लीलाओं से संबंधित। तो एक बात तो याद रखेंगे अपन, क्योंकि ये तो लगभग सब में ही आएगा, कृष्ण भाव या लीला, कृष्ण भाव से संबंधित चित्र ज्यादा बने, कृष्ण भाव से संबंधित चित्र यहाँ ज्यादा बने। मतलब कृष्ण के जो भाव है, मतलब भाव का मतलब जो बाल लीलाएं हैं, उनको कृष्ण से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनको यहाँ पर ज्यादा चित्रित किया गया है। इसके अलावा देखो यहाँ पर भागवत पुराण, ऐतिहासिक चित्र, आप इसे समझाओ। ये वापस समझाना है, ये वापस समझाना है। हाँ देखो जगत सिंह के समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था, इसीलिए जगत सिंह के काल को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। तो जगत सिंह का समय जो था उसमें कृष्ण भाव से संबंधित ज्यादा चित्र बने, कृष्ण लीलाओं से संबंधित ज्यादा चित्र बने, कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित ज्यादा चित्र बने। इसमें भागवत पुराण देखो, भागवत पुराण से संबंधित चित्र भी इस समय ज्यादा बने, भागवत पुराण से। ऐतिहासिक जो इतिहास प्रसिद्ध चित्र थे, जो इतिहास प्रसिद्ध कहानियां थी, उनको भी महाराणा जगत सिंह के समय में चित्रित किया गया। जो कहानियां थी उनको चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया, चित्र बनाए गए उनके सबसे ज्यादा। समझ में आ गया होगा? ठीक है देखो, और इसकी मोस्ट बात है 1648 में साहबदीन ने भागवत पुराण के चित्र बनाए थे। ये जो भागवत पुराण पढ़ रहे हैं अपन, ये 1648 में साहबदीन ने चित्रित की थी महाराणा जगत सिंह के काल में। किसने? साहबदीन ने। कब? 1648 में। किसके काल में? जगत सिंह के काल में। ये याद रखेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें जो प्रमुख रंग है वो है जोगिया रंग। जोगिया रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है। पीला, लाल, हरा, नीला
आदि प्रयोग किया गया है। लाल, पीला, नीला, हरा। लाल, पीला, नीला, हरा, ये रंग ज्यादा प्रयोग में किए गए हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रंग तो जोगिया रंग है। इन रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया जगत सिंह के काल में, ये याद रखेंगे अपन, क्योंकि अपन चित्रकला से संबंधित पढ़ रहे हैं, अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे कि जगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये क्या कौन से युद्ध किए इसने, क्या किया क्या नहीं, इससे अपना कोई मतलब नहीं है। जगत सिंह का काल आया था 1648 में, बस ये याद रखना है। इसके समय चित्रकला बहुत ज्यादा पनपी थी, और इस समय कृष्ण लीलाओं से संबंधित, भागवत पुराण से संबंधित और ऐतिहासिक चित्र, पुराण, महापुराण, इनसे संबंधित चित्र ज्यादा बने। इस समय जो भागवत पुराण की रचना हुई थी वो 1648 में शहाबुद्दीन ने चित्रित की थी। इस समय सब ज्यादा जोगिया, लाल, पीला, नीला और हरे रंग का प्रयोग हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है क्या? Yes. देखो, इस समय ऋतुओं से संबंधित ज्यादा चित्र बने हैं, ऋतुओं से संबंधित कैसे, जैसे 12 मासा, 12 मासा, 12 महीनों का वर्णन किया गया। चित्र ऐसे बनाए गए जिसमें ऋतुओं को दिखाया गया। ठीक है, 12 महीनों का वर्णन किया गया, ऐसे एक चित्रों का निर्माण इसमें किया गया। किसमें? मेवाड़ शैली में, ये याद रखेंगे, मेवाड़ शैली में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो मेवाड़ शैली के चित्र हैं, इसमें नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद के चित्र अधिक बने। अब ये नायक नायिका कौन होते हैं? जैसे नायक का मतलब हो गया हीरो और नायिका का मतलब हो गया हीरोइन। ये दोनों जो होती हैं, एक्टर और एक्टर्स, ये नायक और नायिका कही जाती हैं। समझ लेना कि नायक, यहां पर राधा और कृष्ण को चित्रित किया गया था, यहां पर नायक थे कृष्ण और नायिका थी राधा। तो नायक और नायिका भेद से संबंधित चित्र भी मेवाड़ शैली में बनाए गए थे, ये याद रखेंगे। नायक नायिका से संबंधित, जैसे अपन यहाँ विषयों में पढ़े तो ये बात जरूर याद रखें कि कृष्ण लीला से संबंधित, भागवत पुराण से संबंधित, नायक नायिकाओं से संबंधित चित्र और ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक आदि विषयों से संबंधित चित्र यहाँ पर बने थे। नायक में नायक था श्री कृष्ण और नायिका थी राधा, इन दोनों को चित्रित इसमें किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखो, शहाबुद्दीन ने ही 1655 में भ्रमर गीत की रचना की थी। शहाबुद्दीन ने ही, अपन ने लिखा था ना ये रहा शहाबुद्दीन, 1648 है, इसमें 1655 में भ्रमर गीत की रचना की थी। ये ग्रंथ का नाम है, जो चित्रित ग्रंथ है जिसमें कहानियां चित्रित की गई हैं, ये भ्रमर गीत ग्रंथ की रचना की थी 1655 में। किसने? शहाबुद्दीन ने, याद रखेंगे। 1648 में शहाबुद्दीन ने रचना की थी भागवत पुराण के चित्रों की, और 1655 में भ्रमर गीत के चित्रों की रचना की है शहाबुद्दीन ने। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट याद करना है अपन, ये याद रखें। देखो, जो राणा जगत सिंह थे, ध्यान से सुनना, जो राणा जगत सिंह थे, इन पर धीरे धीरे इनका मुगलों से संबंध हुए। मुगलों के से संबंध होने के कारण मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लग गया, थोड़ा सा मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। लेकिन इनका ही एक पुत्र, जिसका नाम था राज सिंह, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और राज सिंह ने बाद में की थी, हालांकि पहले नहीं की थी अधीनता स्वीकार। तो राज सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और इनके समय में चित्रकला और भी विकसित हुई थी। ये आगे की शैली में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस शैली में ज्यादा विकसित किया, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने मेवाड़ शैली लगभग कंप्लीट ही कर ली है। ठीक है, अब आ जाएगी बेटा। तो अपन ने पढ़ा कि जगत सिंह के समय में ऐसे ऐसे विषयों से संबंधित चित्र बने जिनको आगे जाके याद किया जाता है, जिसमें कृष्ण और राधा से संबंधित नायक नायिका भेद के चित्र, जो चित्र हैं, चित्रित किए गए हैं उदयपुर शैली में, वो चित्र याद किए जाते हैं। 1655 में भ्रमर गीत, 1648 में शहाबुद्दीन द्वारा भागवत पुराण, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर जोगिया, लाल, पीला, नीला, जगत सिंह का कार्यकाल कब से कब का था? अरे वाह, हाँ,
ठीक है, देखो जगत सिंह के जो समय था 1648 से, इसके बाद में जो जगत सिंह के बाद में 1655। 1640 बताया था अभी पहले, अब 1648 बता रहे हो। क्या? वहां पे तो 1640 लिखा हुआ है। हाँ 1640 है ना। तो आप 1648 बोल रहे हो इतनी देर से। अरे 1648 में ये साहबदीन द्वारा भागवत पुराण के चित्रित किए गए थे। 1600 आप उसके लिए भी अभी 48 ही बता रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मथुरा से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा थी ये बहुत अच्छी शैली है, इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, याद रखेंगे इस बात को। मथुरा से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को, मथुरा से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को महाराजा राज सिंह ने सिहाड़ नामक जंगल उदयपुर में स्थापित करवाया था। राज सिंह ने सिहाड़ नामक जंगल में स्थापित करवाया था किसको? मथुरा से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को। देखो एक बार, जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा थी, ये मैंने बताया था आपको कि मथुरा में जब उसका किसका औरंगजेब का विद्रोह ज्यादा फैल गया था, औरंगजेब का विद्रोह जब ज्यादा फैल गया था, तब श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से लेकर एक जो पंडित जी थे या पुजारी जी थे वो लेकर और इधर मेवाड़ साइड में आ गए थे। तो जैसे जैसे मेवाड़ शैली में, मेवाड़ क्षेत्र में वो अनेक राजाओं के पास घूमते रहे, लेकिन किसी ने उनको शरण नहीं दी। उसी समय राज सिंह जो ऐसे राजा थे जिन्होंने उस समय, जिस समय किसने, औरंगजेब ने कट्टरता दिखा रखी थी, जिस समय औरंगजेब के सामने किसी की टिकने की हिम्मत नहीं थी, उस समय राज सिंह ने इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्वीकार किया और श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ नामक जो जंगल है उदयपुर में, उसमें भव्य यज्ञ और भव्य मंदिर बनवाकर स्थापित करवा दिया था। ठीक है, और उस समय से ही राज सिंह के काल को नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। राज सिंह के काल को नाथ द्वारा शैली में स्वर्ण काल माना जाता है। सिहाड़ नामक जंगल, याद रखें कौन से जंगल है? सिहाड़। और कहां स्थित है? उदयपुर में। कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई? श्रीनाथ जी की। और कहां से पधारे थे श्रीनाथ जी? मथुरा से। इस मथुरा को अपन गोवर्धन भी लिख सकते हैं, गोवर्धन से पधारे, गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी। देखो कई बार पूछा जाता है गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को कौन से राजा ने कहां स्थापित करवाया? तो मेवाड़ के प्रमुख राजा महाराणा राज सिंह ने उदयपुर के सिहाड़ नामक जंगलों में गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित करवाया। भव्य मंदिर और भव्य यज्ञ के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके बाद में इसकी एक मोस्ट बात आती है, देखो श्रीनाथ जी की प्रतिमा के या नाथ द्वारा के अपन दो चार बात पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल सटीक है, इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद में आता है कि जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, इसके पीछे के पर्दे होते थे, इसके पीछे के जो पर्दे, मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगाए जाते थे, उस पर्दे पर श्री कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित बाल लीलाएं, बाल गोपाल स्तुति आदि को चित्रित किया जाता था। बाल गोपाल, श्री कृष्ण से संबंधित बाल गोपाल स्तुति को आदि को चित्रित किया जाता था। तो इन चित्रित जो पर्दे पर जो चित्रित किया जाता था, इसको पिछवाई चित्र कहा जाता था। पिछवाई चित्र कहा जाता है। ये याद रखेंगे, पिछवाई चित्र किसे कहते हैं। ये अपने इस सिलेबस की बात नहीं है, अपने 12th क्लास की बात नहीं है, ये लगभग बहुत सी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है पिछवाई चित्र क्या है और पिछवाई चित्र क्यों प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग कि पिछवाई चित्र क्या होते हैं। और पिछवाई चित्र से संबंधित जो भी लीलाएं, मतलब कृष्ण लीला से संबंधित जो भी चित्र बने हैं, कहाँ? सिहाड़ में। कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में भी कहा? नाथ द्वारा शैली में। और नाथ द्वारा शैली में कहा? मूर्ति के जस्ट पीछे पर्दे पर या फिर दीवार पर जो कृष्ण से संबंधित बाल गोपाल स्तुतियां या भाव लीलाएं या कृष्ण लीलाएं जो चित्रित की गई है, उनको पिछवाई चित्र कहा जाता है। पिछवाई का मतलब होता है पीछे बने हुए चित्र।
तो पीछे बने हुए किसके, श्री कृष्ण जी के पीछे, मूर्ति के पीछे पर्दे पर बने हुए चित्र ही क्या कहलाते हैं, पिछवाई चित्र कहलाते हैं। कोई समस्या है क्या, बोलो। श्रीनाथ जी की प्रतिमा है, इनके पीछे श्री कृष्ण से संबंधित जो बाल गोपाल स्तुतियां, ये जो चित्र बने हुए हैं, श्री कृष्ण से संबंधित जो चित्र बने हुए हैं, इनको क्या 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 कहा जाता है, पिछवाई चित्र। श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे पर्दे पर या दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र जो श्री कृष्ण लीला से संबंधित होते हैं, उनको पिछवाई चित्र कहा जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं होगी यहां तक मेरे हिसाब से। प्रतापगढ़ शैली में भित्ति चित्रों का ज्यादा निर्माण हुआ। प्रतापगढ़ शैली में भित्ति चित्रों का ज्यादा निर्माण हुआ। इसमें श्री कृष्ण से संबंधित चित्र कम बने, थोड़े से याद रखना, प्रतापगढ़ में श्री कृष्ण से संबंधित चित्र कम बने और धार्मिक और सामाजिक चित्र अधिक बने। अब देखो, धार्मिक का मतलब वही आ गया, धर्म से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित तो कम बने, लेकिन धार्मिक चित्रों का मतलब हो गया अदर धर्म से रिलेटेड चित्र ज्यादा बने हैं। दो ही बातें याद रखनी है प्रतापगढ़ शैली में। यहाँ पर प्रतापगढ़ में भित्ति चित्रों का निर्माण ज्यादा किया गया है और धार्मिक, और इन दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें से, प्रतापगढ़ में से पूछा जाएगा। तो प्रतापगढ़ शैली में कौन से चित्रों का निर्माण अत्यधिक हुआ, आपको लिखना है भित्ति चित्र। प्रतापगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा, धार्मिक और सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक। इसमें कृष्ण नहीं लिखना है, हालांकि लिख सकते हो कृष्ण से संबंधित चित्र बने, लेकिन इतने नहीं जितने अपने उदयपुर और नाथद्वारा में बने हैं। ठीक है, तो ये दो बातें अपने को याद रखनी है प्रतापगढ़ की। किसी को कोई समस्या है प्रतापगढ़ से संबंधित में, किसी को कोई समस्या है? नो सर। नो सर। देखो, उदयपुर नाथद्वारा प्रतापगढ़ मेवाड़ के अंग हैं, ये मेवाड़ के अंग माने जाते हैं। ये उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, तीनों में कृष्ण लीलाएं, बाल गोपाल, कृष्ण लीलाएं, बाल गोपाल और धार्मिक, ये तो प्रमुख विषय मानना आप। कृष्ण, बाल गोपाल, धार्मिक, सॉरी नायक नायिका, याद रखना। पूछ लिया जाए मेवाड़ शैली की उपशैलियों में, जैसे उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, इनमें अपने को बाल कृष्ण, बाल गोपाल, धार्मिक, नायक नायिका और एक सामाजिक, ये बस याद रखना है आप। ये प्रमुख विषय है इसके, ये प्रमुख विषय हैं, ये बात आप रखेंगे। तीनों की सम्मिलित विषय है, तीनों के सम्मिलित विषय, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे कि तीनों में कृष्ण, बाल गोपाल, कृष्ण लीलाएं, बाल गोपाल स्तुति, धार्मिक चित्र, नायक नायिका से भेद से संबंधित चित्र और सामाजिक चित्र अत्यधिक बने हैं। इनमें सब में ये तो हो गए विषय, ये हो गई विशेषताएं। इन सब में क्या था कि इन सब में राजस्थानी शैली या राजस्थानी वेशभूषा का पूर्ण ध्यान रखा गया है। राजस्थानी वेशभूषा का पूर्ण ध्यान रखा गया है। और दूसरी बात है, इसमें श्री कृष्ण को मुख्य विषय माना गया है, मुख्य विषय माना गया है। राजस्थानी शैली में वेशभूषा को पूर्ण, राजस्थानी वेशभूषा को पूर्ण दर्जा दिया गया है। यहाँ पर राजस्थानी वेशभूषा में ही चित्र बने हुए हैं अधिकतर। इसके अलावा श्री कृष्ण को मुख्य विषय माना गया है इसमें, ठीक है, और श्री कृष्ण को मुख्य विषय के रूप में चित्रित किया गया है। प्लस इन सब में महाराणा जगत सिंह का काल स्वर्ण काल था। कब था? 1640। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे मेवाड़ शैली।
बाद में अपन मेवाड़ शैली के, देखो मेवाड़ शैली की विशेषता भी पढ़ेंगे अभी अपन कि मेवाड़ शैली में विशेषताएं कौन सी हैं, इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं, इनका प्रमुख जो चित्रकार है वो कौन से हैं। लेकिन अपने को यहाँ तक जो मोस्ट बात थी ये याद रखनी है, कल पढ़ेंगे अपन, या अभी अगर समय है, कितना बचा अपने पास, 1 मिनट बची है अभी तो। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। देखो अपन ने ये बात पढ़ ली है पूरी, किस समय स्वर्णकाल था, किस समय कौन से चित्र बना, कौन से ग्रंथ बने, कौन सा क्या था, भ्रमर गीत वगैरह और शहाबुद्दीन के जो ग्रंथ थे उनको सबको अपन ने पढ़ा है। लेकिन इसके अपोजिट अपन पढ़ेंगे अपन राजस्थान शैली के प्रमुख चित्रकार, ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है। सॉरी, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में पढ़ेंगे अपन। देखो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे इसमें कौन थे, मनोहर, शहाबुद्दीन, नसरुद्दीन, मनोहर, शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन आदि। मनोहर, शहाबुद्दीन, नसरुद्दीन आदि इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इसके अलावा मेरू, कृपाराम और राम प्रताप, मेरू, कृपाराम और राम प्रताप, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, ये भी यहाँ के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। तो ऐसे अपन ने मेवाड़ शैली का लगभग कंप्लीट कर लिया। कल अपन पढ़ेंगे इसकी विषय और विशेषता, 2 चीज और पढ़ेंगे, ठीक है। और चित्रकार भी एक बार फिर से